हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्लास 9 के एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि इस दुनिया में हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो किस तरह के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उसी के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले है पदार्थ। पदार्थ को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 हिस्सा है जिसमें कि सबसे पहला है आपका ठोस, जिसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। उसके बाद है द्रव, जिसको लिक्विड कहा जाता है। उसके बाद है आपका गैस। ठोस का एक निश्चित आकार होता है, लेकिन द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैस में आपको अनिश्चित आकार होता है। ठोस में आपका निश्चित आयतन होता है और ठोस में कोई भी बहाव नहीं होता है। कण अत्यंत आसपास होते हैं। संपीड्यता नगण्य होती है, यानी कि इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका द्रव में निश्चित आयतन होता है, इसमें बहाव होता है और कणों के बीच में रिक्त स्थान होती है और इसको हम लोग कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद गैस में आपका है अनिश्चित आयतन होता है, बहाव होता है, कणों में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग पदार्थ के बारे में। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना होता है, यानी कि जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। चाहे वो कण नज़दीक हो या फिर दूर हो, ये सतत नहीं होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि पदार्थ में जितने भी कण होते हैं वह निरंतर गति करते हैं क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और गति इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी उसमें तापमान बढ़ता है तो कणों की गति तेज़ी हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर का पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरल पदार्थ के कण दूसरे तरल पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यानी कि जब भी हम लोग चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, कोई भी लिक्विड लेते हैं, यानी कि पानी लेते हैं या दूध लेते हैं, और उसमें जब चीनी डालते हैं हम लोग तो वो चीनी क्या हो जाता है, उसके अंदर में जा कर के मिल जाता है, यानी कि समा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि उस पदार्थ के कणों के बीच अट्रैक्शन होता है। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धार टूट जाती है? नहीं। यानी कि जब भी कोई नल को खोलते हैं और उसके पानी की धार को, यानी कि धारा को, जो पानी गिरता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं टूटता है, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ बल से जुड़े होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होते हैं। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक होती है, यानी कि ठोस पदार्थ के बीच में जो भी उसका कण होता है उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। द्रव में मध्यम होता है, यानी कि लिक्विड जो भी रहता है उसके अंदर का जो अणु होता है उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है। तो यहाँ पे इस चित्र के सहारे आपको दिखाया गया है कि पदार्थ में, यानी कि ठोस या द्रव या गैस में जो उसके अणु होते हैं वो किस प्रकार रहते हैं।
तो यदि ठोस की बात की जाए तो ठोस के अंदर जो अणु रहते हैं एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, लेकिन द्रव में एक दूसरे से दूर रहते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। यानी कि इसके अंदर जो होता है अणुओं के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, और द्रव में थोड़ा बहुत होता है लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम ठोस को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और द्रव को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस को कंप्रेस करने में आपको महसूस ही नहीं होगा। यहाँ पे ठोस का जो अणु है वो क्लियरली फिगर के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पे आपका द्रव का अणु है और उसके बाद ये आपका गैस का अणु है। तो गैस का जो अणु है उसके बीच का दूरी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद द्रव में एक दूसरे का जो दूरी है वो थोड़ा कम है, और ठोस में एक दूसरे अणु आपस में सटे हुए रहते हैं। पदार्थ की अवस्था, भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्था है। पहला है ठोस अवस्था, उसके बाद है द्रव अवस्था, उसके बाद है गैसीय अवस्था। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हड्डियां और दांत, ये ठोस अवस्था में आती है। उसके बाद आपका जो ब्लड होता है वो आपका लिक्विड अवस्था में आता है, यानी कि द्रव अवस्था में। फेफड़े में हवा गैसीय अवस्था में, और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद होती है। ठोस अवस्था का जो गुण है ये एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। ठोस अवस्था में जो है उसकी सीमाएं स्पष्ट होती है, ना ही उसको बढ़ाया जा सकता है ना ही उसको घटाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट निश्चित या स्थिर आयतन होती है, यानी कि इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि आयतन इसका फिक्स होता है, ना ही आयतन को बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। इनकी संपीड्यता यानी कि कंप्रेशन जो होता है वो नगण्य होता है। कंप्रेस जब आप इसको कीजिएगा सॉलिड को तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। यदि ठोस के उदाहरण की बात करें तो बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट जाता है। ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और रिजिड आकार होता है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टल का आकार वही रहता है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग द्रव के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है द्रव तरल होते हैं, यानी कि लिक्विड होते हैं, ये बह सकते हैं, उसमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वह बर्तन का आकार ले लेते हैं, यानी कि जिस बर्तन में आप उसको रखिएगा उसी का आकार ले लेते हैं। अगर आप बोतल में रखते हैं तो बोतल के आकार का ले लेगा, अगर आप उसको बाल्टी में रखते हैं तो ये बाल्टी के आकार का ले लेगा। जिस भी शेप में आप उसको रखिएगा उसी का आकार वो अपने अंदर ले लेता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है, यानी कि कंप्रेस। द्रव के कणों का आकर्षण बल उनका आयतन निश्चित रखता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिश्रण करती है, और यही जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। यानी कि जलीय जीव जो भी है वो आसानी से सांस ले पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुली हुई पाई जाती है। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग गैसीय अवस्था के बारे में। गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होती है, गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होती है। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं, यानी कि गैस के कण जो होते हैं वो आराम से इधर उधर जा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होता है। उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, यानी कि इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है
वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। यानी कि देखे होंगे आपके रसोई में जो आपका गैस सिलेंडर होता है, उसमें जब गैस भरा जाता है तो वो सिलेंडर के शेप में रहता है, लेकिन जब उसको बाहर निकाल दिया जाता है तो वो वायुमंडल में पूरा फैल जाता है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेज़ी से गति करते हैं। इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है। ठोस अवस्था में वो बर्फ़ के रूप में मिलता है, द्रव अवस्था में पानी के रूप में मिलता है और गैसीय अवस्था में वो वाष्प के रूप में मिलता है, यानी कि वेपर के रूप में मिलता है। गर्म करने पर बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीक़ों से परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तापमान में परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे चेंज किया जाता है। टेम्परेचर को चेंज करने के लिए एक बीकर में हम लोग थर्मामीटर को रखते हैं, उसके बाद बर्नर लैंप के सहारे से इसको गर्म करते हैं और बीकर को एक स्टैंड के सहारे से बर्नर लैंप के ऊपर में खड़ा कर देते हैं और जैसे हीट इंक्रीज़ किया जाता है वैसे ही थर्मामीटर का माप जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, यानी कि गलनांक के बारे में। जिस ताप पर वायुमंडल दाब पर, यानी कि वायुमंडल दाब होना चाहिए, कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कि कोई भी ठोस पिघलकर जब लिक्विड बन जाता है, यानी कि द्रव बन जाता है, तो उसे ही हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि गलनांक कहते हैं। और बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन कह सकते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद कोई संलग्न की गुप्त ऊष्मा ताप को बढ़ने नहीं देती है। यानी कि गुप्त ऊष्मा वायुमंडल दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा, यानी कि जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि 1 केजी ठोस को जब आप गर्म करते हैं और उसका अवस्था चेंज हो जाए, यानी कि वो ठोस से या तो द्रव हो जाए या तो गैस हो जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका जब कपूर है, कपूर को जब आप गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट ठोस होता है, यानी कि वो ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। लेकिन बहुत सारा पदार्थ क्या होता है आपका ठोस से द्रव में चेंज होता है। तो जब आप किसी ठोस को गर्म करते हैं और वह अपने अवस्था को चेंज कर लेता है जिस टेम्परेचर पे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वथनांक के बारे में, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। और 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था में एक से दूसरी में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे के आरेख में दिखाया गया है। यानी कि नीचे में आपको दिखाया है कि तापमान में यदि परिवर्तन किया जाए तो पदार्थ के अवस्था में भी परिवर्तन होता है। यानी कि ठोस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या द्रव अवस्था में चेंज हो सकता है। जब ठोस द्रव में चेंज होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऊष्मा का। जब तक नहीं ऊष्मा देंगे तब तक ठोस द्रव अवस्था में नहीं बदल सकता है। और जब द्रव को हम लोग गैसीय अवस्था में लाने के लिए चाहेंगे तो उसमें हमको ऊष्मा को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई भी द्रव आपका गैस बन सकता है।
और जब इसका रिवर्स हम लोग चलेंगे, यानी कि गैस को हम लोग द्रव में चेंज करेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग शीतलता, और जब द्रव को ठोस में चेंज करेंगे तो उसको भी हम लोग शीतलता कहेंगे। हम लोग ऊर्ध्वपातन के बारे में, कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि इससे पहले ही मैंने बता दिया कपूर के बारे में आपको। कपूर क्या है? एक ठोस है आपका, और जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट गैस अवस्था में चेंज हो जाता है, ना कि द्रव अवस्था में चेंज होता है। तो जो भी पदार्थ अपने ठोस अवस्था में, यानी कि कोई भी पदार्थ जब ठोस में हो और उसको गर्म किया जाए और वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए? गैस में, तो उसी को हम लोग, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। उसके बाद चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए। कीप के सिरे पर रुई की डॉट लगा दीजिए। धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कि कपूर ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनित होते हैं। ये एनसीईआरटी में प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका बर्नर है, यानी कि लैंप, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जा रहा है। ये आपका प्याली है जिसमें कि आपका कपूर रखा हुआ है। इसके ऊपर में एक रुई का टुकड़ा है जिससे इसको ढका गया है। उसके बाद जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो कपूर वेपर में चेंज हो, यानी कि वाष्प में चेंज होकर के इसके सतह पे बैठने के लिए शुरू हो जाता है। उसके बाद है दाब में परिवर्तन का प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगा। यानी कि जब भी हम लोग सिलेंडर में गैस को भरते हैं तो सिलेंडर में भरने के वजह से वो क्या हो जाता है? द्रव में चेंज हो जाता है, यानी कि जब उसको कंप्रेस किया जाता है। तो जब भी हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो द्रव में चेंज हो सकता है। दाब बढ़ाना प्लस तापमान घटाना, गैस को द्रव में बदलना, यानी कि जब भी हम गैस को द्रव में चेंज करेंगे तो उसके प्रेशर को इंक्रीज़ करना होगा और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना होगा, यानी कि दाब को बढ़ाना होगा और तापमान को घटाना होगा। ये दोनों क्रिया करने से कोई भी गैस द्रव में चेंज हो सकता है। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस को वापस गैसीय CO2 में बदला जा सकता है, बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ़, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि ड्राई आइस जो बोला जाता है वो सूखा कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। ये BPSC में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण इस प्रकार है। यहाँ पे आपका द्रव, ये है ठोस, ये है गैस। जब भी हम ठोस से द्रव में जाते हैं तो उसको संगलन कहते हैं, और ठोस से जब भी हम गैस में जाते हैं तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब भी गैस से हम ठोस में आते हैं तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और द्रव से जब भी हम गैस में आते हैं तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, और गैस से जब द्रव में जाते हैं तो उसको संघनन कहते हैं, और जब द्रव से हम ठोस में आते हैं तो उसको जमना कहते हैं। तो चलिए इसको दोबारा देख लेते हैं। जब भी हम ठोस से द्रव में जाते हैं तो उसको संलग्न कहते हैं, और द्रव से ठोस में आते हैं तो उसको जमना कहते हैं, और जब भी हम ठोस से गैस या फिर गैस से ठोस में आते हैं तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और जब भी हम द्रव से गैस में जाते हैं तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, और गैस से द्रव में जाते हैं तो उसको संघनन कहते हैं। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, सबसे पहला है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है।
वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से शीतलता होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। उदाहरण के लिए नंबर 1, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदानों से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।